दोस्तों नमस्कार, मैं एसएन सिंह एक बार फिर से एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। बीएड सेकेंड ईयर परीक्षा की तैयारी के क्रम में प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षण अधिगम के सिद्धांत या सीखने सिखाने की प्रक्रिया में हम चर्चा कर रहे थे शिक्षण के स्तर की। इसके पहले के क्लास में हमने चर्चा किया था कि शिक्षण के कौन कौन से स्तर होते हैं। तो उसमें हमने आपको बताया कि शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। सबसे पहला स्मृति स्तर, दूसरा बोध स्तर और तीसरा चिंतन स्तर। स्मृति स्तर का जो प्रतिमान है वो हर्बर्ट ने दिया। बोध स्तर का जो प्रतिमान है वो मॉरिसन ने दिया और जो चिंतन स्तर का प्रतिमान है उसको हंट ने दिया। तो पहले क्लास में हम चर्चा कर चुके हैं कि स्मृति स्तर का जो शिक्षण होगा उसके बारे में। आज हम चर्चा करेंगे कि बोध स्तर के शिक्षण के स्तर में हम आज देखेंगे कि जो बोध स्तर का शिक्षण होगा वो क्या होता है। तो बोध स्तर के जो शिक्षण में है, यानी कि बोध स्तर शिक्षण की अगर हम बात करें तो जहाँ स्मृति स्तर का जो शिक्षण होता था वहाँ केवल रटने पे बल दिया जाता था, छात्रों को केवल रटाने पर बल दिया जाता था और इस रूप में उनको तैयार किया जाता था कि वो केवल समय आने पर, मौका आने पर वो उसको प्रत्यास्मरण कर सकें और अपने उपयोग में उसको ला सकें। लेकिन जब बोध स्तर के शिक्षण की बात होगी तो यहाँ केवल रटाने से काम चलने वाला नहीं है, यहाँ सूझ की ज़रूरत होती है। तो वहाँ केवल क्या था कि वहाँ पर शिक्षक का स्वामित्व होता था। जब हम रटंत वाली विद्या जब सिखाते हैं तो वहाँ पे क्या करता है, शिक्षक डंडा ले करके केवल रटाने का कार्य करता है, वह तथ्यों को समझाने का और समझने का कार्य नहीं करता है, केवल रटाने का कार्य करता है। लेकिन जब बोध स्तर के शिक्षण की बात होगी तो वहाँ शिक्षक और छात्र दोनों क्रियाशील होते हैं, केवल शिक्षक ही क्रियाशील नहीं होता है। यानी यहाँ पे जो कंटेंट होता है, जो पाठ्यवस्तु होता है, जो शिक्षण अधिगम की सामग्री होती है, उस शिक्षण अधिगम सामग्री को, पाठ्यवस्तु को छात्र किस रूप में समझे यह विकसित करने की ज़रूरत वहाँ होती है। यानी कि जो पाठ्यवस्तु है उस पे स्वामित्व बनाने का कार्य एक शिक्षक के द्वारा किया जाता है। यानी कि बच्चा जो कुछ भी पढ़े उस पे उसका स्वामित्व हो जाए और जब कभी नवीन परिस्थितियों में उसको उसकी ज़रूरत पड़े तो वह उसका बोध करके, उसको समझ करके फिर से वह कार्य करने में वह सफल हो। तो ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना जहाँ पे बच्चा अपने पाठ्यवस्तु को सोचकर, समझकर, उसका सामान्यीकरण करके, अपनी भावनाओं में उसको समाहित करके और वह तर्क करके वह समझने का प्रयास करे कि अगर हम भविष्य में या ऐसी ही समस्या हमारे सामने आएगी तो उसको हम केवल रिकॉल नहीं करेंगे, केवल रटेंगे नहीं, बल्कि हम समझने के आधार पर ही इसको हम कर ले जाएंगे। जैसे अब अगर एक शिक्षक है, वह किसी बच्चे को कोई कंटेंट समझाने का प्रयास कर रहा है, अगर वह उसके जो समझाया उसके जैसा ही फिर से उसको एक समस्या देता है तो यह इसका मतलब कि वह रटंत विद्या के आधार पर ही छात्र कर सकता है। यानी जैसा समस्या उसने सॉल्व कराया उसी समस्या के जैसा ही अगर उसको दिया जाता है तो बच्चा पूर्व में जो उसको ज्ञान है उसके आधार पर, यानी कि वह केवल उस रिकॉल करके, उसको प्रत्यास्मरण करके ही उस समस्या का समाधान कर सकता है। लेकिन जो शिक्षक बताता है, पढ़ाता है, समझाता है, अगर उससे संबंधित उसको समस्या प्रदान की जाती है, यानी कि ठीक हूबहू वैसा ही समस्या ना प्रदान करके उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके अगर उस बच्चे के सामने समस्या पेश कर दिया जाए तो बच्चा जब तक अपने बौद्धिक क्षमताओं का इस्तेमाल नहीं करेगा तब तक केवल रटने से कार्य नहीं बनेगा, क्योंकि समस्या में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया है। अब अगर वहाँ पर बच्चा उस कंटेंट को समझा होगा, उस पाठ्यवस्तु को समझा होगा, उस पर उसका स्वामित्व हुआ होगा तो वह अब इस समस्या का समाधान कर सकता है, अन्यथा उस समस्या का समाधान वह नहीं कर सकता है। तो कुल मिला जुला करके जो बोध स्तर का शिक्षण होता है इसको दिया है मॉरिसन ने। बोध स्तर का शिक्षण जो होता है उसको दिया है मॉरिसन ने
और मॉरिसन ने बताया है कि जो पाठ्य वस्तु होती है उस पे बच्चे का स्वामित्व किस प्रकार हो, बच्चे की सूझ किस प्रकार की विकसित हो, उस पाठ्य वस्तु के संदर्भ में ऐसी एक प्रणाली विकसित करनी होती है उस शिक्षक को, जिसमें छात्र न केवल रटे बल्कि उसको समझने का भी प्रयास करे और पाठ्य वस्तु को समझ करके वह आने वाले समय में जो उसके सामने उससे संबंधित समस्याएं आती हैं उसको वह हल करने में सफल हो। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि अवबोध स्तर का जो शिक्षण होता है इसके अंतर्गत सामान्यीकरण, विशिष्टता के मध्य संबंध स्थापित किया जाता है, यथार्थ तत्वों के बीच संबंध जानकर समझदारी विकसित करने का प्रयास किया जाता है। प्रोफेसर मॉरिसन ने शिक्षण अधिगम के स्तर की संरचना जो है वो 5 भागों में इन्होंने विभाजित किया है। सबसे पहले उद्देश्य, सबसे पहले अगर हम कहें तो इन्होंने उद्देश्य बताया है कि जो भी कंटेंट हो उस कंटेंट पर उस बच्चे का स्वामित्व हो, उस बच्चे का अधिकार हो, ऐसा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, ऐसी प्रणाली विकसित की जानी चाहिए, ऐसा सिस्टम विकसित किया जाना चाहिए। दूसरा इन्होंने कहा कि संरचना किस प्रकार की हो, तो संरचना की जब बात जहाँ भी होती है तो आप ये जान लीजिएगा कि जहाँ भी आपको संरचना मिले और ख़ासकर ऐसी जगह पे कि जहाँ पे कोई मॉड्यूल दिया हुआ है, जैसे शिक्षण अधिगम के स्तर का ये मॉड्यूल है और मॉड्यूल में आपको ये संरचना दिख रहा है, तो जहाँ भी संरचना दिखे तहाँ आप जान लीजिए कि ये जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया होती है, शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया होती है उसी से संबंधित होता है। अधिगम की जो प्रक्रिया होती है यानी कि यहीं से अब एक टीचर आएगा, वह बच्चों के पूर्व ज्ञान का पता लगाएगा, पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों को शिक्षण करने का कार्य अब करेगा। तो यानी कि ये जो संरचना होता है ये शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया जो होती है, जो छात्र और शिक्षक के बीच अंतःक्रिया होती है, उसी अंतःक्रिया से ये संरचना बना हुआ होता है। तो अब जब इसके संरचना की हम बात करेंगे तो सबसे पहले शिक्षक पूर्व ज्ञान के आधार पर, छात्रों के पूर्व ज्ञान के आधार पर उसके ऊपर एक बिल्डिंग का निर्माण करना चाहता है। जैसे जो स्मृति स्तर का शिक्षण आपने देखा उसमें केवल और केवल शिक्षक का ही अधिकार होता था, लेकिन यहाँ शिक्षक का अधिकार नहीं होगा बल्कि यहाँ छात्र और शिक्षक दोनों मिल करके कार्य करेंगे। अगर यहाँ अंतःक्रिया नहीं होगी तो निश्चित रूप से वह छात्र जो है या वह समझ नहीं पाएगा। तो यहाँ अंतःक्रिया जरूरी है। और अगर जहाँ अंतःक्रिया होगी, जिस भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अंतःक्रिया होगी, वह क्या होगा, वह लोकतांत्रिक शिक्षण होगा। यानी कि छात्र अपनी बात कहने में समर्थ हो और शिक्षक अपनी बात बच्चों तक पहुंचाने में समर्थ हो। एक दूसरे से के पास अपनी अपनी बात को जब पहुंचाने में लोग स्वतंत्र होते हैं, निष्पक्ष होते हैं, तो ऐसी ही शिक्षण प्रणाली को लोकतांत्रिक शिक्षण प्रणाली कहा जाता है, जिसकी चर्चा हमने जब अर्थ बता रहे थे हम शिक्षण का, वहाँ हमने किया था। तो इस जो शिक्षण का बोध स्तर है इसमें ये जरूरी है कि छात्र और शिक्षण के बीच जो अंतःक्रिया हो, अगर अंतःक्रिया नहीं होगी तो बच्चे के अंदर समझ विकसित नहीं होगी। तो पूर्व ज्ञान के आधार पर इन दोनों के बीच में जो अंतःक्रिया होती है उसी का परिणाम जो निकल के आता है वह यह निकल के आता है कि छात्र अब बोध होने लगा है, बच्चे की समझ विकसित होने लगी है और बच्चा सामान्यीकरण कर चुका है कि अब वह बड़ी बड़ी चीज़ों को छोटे छोटे कंटेंट में उसको वह एनालिसिस करके निकाल करके और समझ विकसित अपना कर लेता है। तो इसमें जो संरचना की स्थिति होती है वह शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया होती है वही होती है। तो शिक्षण अधिगम की जो पूरी प्रक्रिया होती है वो संरचना के अंतर्गत होती है। संरचना के बाद आता है तीसरा, सामाजिक व्यवस्था। किसी भी मॉड्यूल में, किसी भी प्रतिमान में जो सामाजिक व्यवस्था होता है, सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत जो मान्यताएं होती हैं, जो आदर्श होते हैं, जो मूल्य होते हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में छात्रों को
के अनुरूप प्रस्तुतिकरण किया जाता है। यानी कि जो कुछ हम पढ़ाने जा रहे हैं वो उस समाज की जो मान्यता है, उस समाज के जो आदर्श हैं, उस समाज के जो मूल्य हैं, उससे कहाँ तक वो संबंध रखते हैं। जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो वही जो होती है वो सामाजिक प्रणाली या सामाजिक व्यवस्था कहलाती है। यानी समाज के जो आदर्श होते हैं, समाज के जो मूल्य होते हैं, समाज की जो मान्यताएं होती हैं, उसके संबंध में जब हम उस पाठ्य वस्तु की चर्चा करते हैं तो यही जो व्यवस्था होती है वह सामाजिक व्यवस्था कहलाती है। और बच्चों को हम उसमें अनुकूलन करने का प्रयास करते हैं कि बच्चा किस प्रकार से उन आदर्शों में, उन मान्यताओं में, उन मूल्यों में अपने सहमति प्रदान करे और उससे अपने संबंध स्थापित करे। जो अगली व्यवस्था है वह सहायक व्यवस्था है। सहायक व्यवस्था में चौथी जो व्यवस्था होगी वो सहायक व्यवस्था। सहायक व्यवस्था में क्या होता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक अपने कार्य को सरल बनाने के लिए बच्चों के पहुंच किस प्रकार सुलभ हो, यानी उसको सहज और सुलभ बनाने के लिए कुछ शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करता है। उन्हीं सामग्रियों को व्यवस्थित स्वरूप में किस प्रकार से उसको लाया जाए कि बच्चे उसका अधिकतम उपयोग कर सकें, बच्चे उसको अधिकतम रूप में उसका लाभ ले सकें। जो ये व्यवस्था होती है कि जिससे शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है वह व्यवहारिक हो जाए। यानी कि यहाँ जो दृश्य श्रव्य सामग्री होगा, यानी कि उस कंटेंट को सहज और सरल बनाने के लिए एक शिक्षक जिन भी साधनों का उपयोग करता है, व्यवहारिक बनाने के लिए जिन साधनों का उपयोग करता है, उन्हीं साधनों को जब हम देखते हैं तो वह एक सहायक व्यवस्था के रूप में आता है और किस प्रकार से हम उस कंटेंट को बच्चे तक सहज रूप में समझाने का प्रयास करें। और लास्ट में हम देखते हैं कि इसका मूल्यांकन प्रणाली आती है। मूल्यांकन प्रणाली मूल्यांकन प्रणाली के अंतर्गत जो कुछ भी पढ़ाया गया, बच्चे को जो कुछ भी सिखाया गया, अब उसका मूल्यांकन करने का समय आ गया है। तो बोध स्तर में बच्चे की लिखित क्षमता का एवं मौखिक दोनों प्रकार की क्षमताओं का विकास किया जाता है और उसका वह परीक्षण करता है। कौन? एक शिक्षक उसका परीक्षण लिखित और मौखिक परीक्षाओं के माध्यम से करता है, जिससे छात्रों को सीखे गए विषयों पर जो उनकी बोध क्षमता होती है उसका पता लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो मॉरिसन ने जो प्रतिमान दिया, बोध स्तर शिक्षण का प्रतिमान, उसमें प्रमुख 5 बिंदु हैं। पहला उद्देश्य कि बोध स्तर शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है। दूसरा संरचना, यानी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के दौरान क्या क्या होता है। यानी टीचर आएगा, सबसे पहले उसके जो पूर्व ज्ञान है उसका पता लगाएगा, पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान देगा, वहाँ पर शिक्षक और छात्र दोनों की अंतःक्रिया होगी। बिना अंतःक्रिया के बोध स्तर का शिक्षण होगा नहीं। तो ये सारी बातें जो होती हैं वह संरचना में आती हैं। और उसके बाद सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत होता है कि जो समाज के नियम कानून, मान्यताएं, रीति रिवाज, आदर्श, मूल्य जो हैं उससे उसका संबंध स्थापित किया जाता है, जो कंटेंट हम बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और उसके बाद सहायक व्यवस्था के अंतर्गत जो कुछ हम अपने पाठ्य वस्तु को सरल सहज बनाने के लिए हम जो व्यवस्था करते हैं, जो शिक्षण अधिगम सामग्रियों का प्रयोग करते हैं, वह सहायक व्यवस्था के अंतर्गत आता है। जो भी दृश्य श्रव्य सामग्री या कुछ भी तकनीक का अगर हम प्रयोग करते हैं तो यह सहायक व्यवस्था के अंतर्गत आता है। और लास्ट में मूल्यांकन प्रणाली में जो कुछ भी हमने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान सीखा और सिखाया, उसका मूल्यांकन मौखिक और लिखित परीक्षा के रूप में किया जाता है। तो ये मॉरिसन का जो है वह ये बोध स्तर शिक्षण का प्रतिमान था। तो हमने स्मृति स्तर शिक्षण देखा, उसके बाद आज बोध स्तर शिक्षण देखा जो मॉरिसन का था। इसके बाद हम अगली जो चर्चा करेंगे वो चिंतन स्तर की चर्चा करेंगे। चिंतन स्तर का जो प्रतिमान है उसको हंट ने दिया है। और हंट चिंतन स्तर का मतलब कि अब बच्चे के अंदर सबसे पहले क्या हुआ कि उसके अंदर स्मृति क्षमता विकसित हो गई। अब बच्चा प्रत्यास्मरण करने योग्य हो गया, उसका जो मस्तिष्क का भंडारण क्षमता है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और जब वह
उस स्तर पर पहुंच जाता है, तब उसके बाद हम शुरू करते हैं कि दूसरा जो सबसे पहले जो स्तर होता है वो स्मृति स्तर। जब तक स्मृति स्तर कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम बोध स्तर का शिक्षण नहीं कर सकते हैं। बोध स्तर का शिक्षण तब तक हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम किसी भी कंटेंट का एनालिसिस करके यानी सामान्यीकरण करके हम उसको मस्तिष्क में ही रखते हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें हमको पता है, मान लीजिए हमने कहा कि मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं, मुख्यमंत्री का चुनाव किस प्रकार से किया जाता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है, हमको रटा रटाया नहीं है, लेकिन क्या है कि हम उस सारी व्यवस्था को, जो व्यवस्था हम जान रहे हैं, जो व्यवस्था हम समझ रहे हैं, उस व्यवस्था को कहीं ना कहीं समझ करके हमने कहीं ना कहीं उसी स्मृति में भंडारित किया है। तो जब कोई पूछेगा इस सवाल को तो हमको उस स्मृति भंडार से निकालना ही होगा, और जब तक हमको उस स्मृति भंडार से निकालने की क्षमता हमारे अंदर नहीं है तब तक हमारे अंदर बोध क्षमता भी विकसित नहीं होगा। तो इस प्रकार से जब तक हम स्मृति स्तर का शिक्षण कंप्लीट नहीं कर लेते हैं तब तक हम बोध स्तर के शिक्षण की बात ही नहीं कर सकते हैं, और जब तक हम बोध स्तर के शिक्षण की बात नहीं कर लेते हैं तब तक हम चिंतन स्तर की जो शिक्षण है उसकी हम बातें नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से स्मृति स्तर जब कंप्लीट होगा तो बोध स्तर, और बोध स्तर जब कंप्लीट होगा तो चिंतन स्तर। चिंतन स्तर की जो सबसे सामान्य सी एक इसकी विशेषता है वह यह है कि हम इसमें बच्चों के सामने कोई एक नवीन समस्या ले जाकर के रखते हैं, और बच्चे उस नवीन समस्या से किस प्रकार उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे, यही इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि उस नवीन समस्या से किस प्रकार बच्चे छुटकारा पाते हैं। यानी उनका जो स्तर है, क्या वो अब तर्क करने की क्षमता उनके अंदर आ गई, चिंतन करने की क्षमता उनके अंदर आ गई, क्या वह अब नवीन परिस्थितियों में अपने आप का समायोजन कर सकते हैं, क्या वो नवीन परिस्थितियों में अपना अनुकूलन कर सकते हैं। क्योंकि हम पढ़ते तो हैं जोड़ घटाना गुणा भाग, हमने जोड़ पढ़ा हमने, लेकिन क्या हमको जो व्यवहारिक जीवन हमारा होगा, जो हमारा सामाजिक जीवन होगा, वहाँ पे जोड़, उसी प्रकार के जोड़ की ज़रूरत होगी जो हमने वहाँ सीखा है कापी में, किताब में? नहीं, हमको तमाम प्रकार के, जब हम समाज में रहते हैं, जब हम व्यवहारिक रूप में जीवन व्यतीत करते हैं तो हमको उसके जैसा मिलता है, जो समस्या होता है उसके जैसा मिलता है। वहाँ हमने केवल क्या किया गया, हमको 2 अंक को पढ़ाया गया, 3 अंक को, 5 अंक को, 7 अंक को जोड़ना सिखाया गया। लेकिन भविष्य में ऐसी भी परिस्थितियाँ आती हैं कि हम एक दुकान पे जाते हैं और कम से कम 50 सामान खरीदते हैं, और 50 सामान का हम एक जो मूल्य होता है उसको लिख करके उसको जोड़ने का कार्य करते हैं। लेकिन 50 अंकों को जोड़ना हमको कहीं नहीं सिखाया गया। उसके जैसी वो परिस्थिति है, जोड़ ही है, लेकिन हमको 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक तक सिखाया गया जोड़ना, लेकिन 50 अंक कहीं जोड़ना नहीं सिखाया गया। लेकिन जब हम व्यवहारिक जीवन में आते हैं, किसी दुकान पे गए, सामान खरीदे, तो वहाँ 50 सामान भी खरीद सकते हैं, और 50 सामान का जो मूल्य होगा उसको जोड़ करके हमको उस दुकानदार को उतना पेमेंट करना है, उतना अदा करना है। तो ऐसी ही परिस्थितियाँ हैं, वैसे ही यहाँ पे भी है। तो चिंतन स्तर में होता क्या है, एक नवीन समस्या बच्चे के सामने रख दी जाती है, और उस नवीन समस्या को वह दूर करने का प्रयास करता है। यही चिंतन स्तर का शिक्षण होता है। तो आज का जो क्लास था उसमें हमने चर्चा किया शिक्षण के स्तर में बोध स्तर के शिक्षण की, जिसका जो प्रतिमान है उसको मॉरिसन ने दिया। बोध स्तर का मतलब केवल सोचने समझने की क्षमता से है, यानी बच्चे के अंदर सूझ, उस कंटेंट के आधार पर सूझ विकसित हो जाए, और बच्चा रट करके नहीं बल्कि अब समझ करके वह उस कंटेंट के बारे में, उस पाठ्यवस्तु के बारे में बता सकता है। तो वही क्या है, बोध स्तर का शिक्षण है। आज के लिए इतना ही। अगला जो वीडियो हमारा आएगा वह चिंतन स्तर के शिक्षण पे आएगा। चिंतन स्तर का जो शिक्षण होगा उसका प्रतिमान हंट ने दिया है, कल इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। उसके बाद सूक्ष्म शिक्षण की बात होगी, और भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे उसकी बात होगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।